डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी ये हमारे पास हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जो उसकी एवोल्यूशन की जो पढ़ा है हमने कि ये जो कंप्यूटर है एक अबेकस से लेके और आज के डिजिटल कंप्यूटर तक इसका जो सफ़र है, इसको ये इसकी हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। हर हिस्सा जो है ना एक जनरेशन कहलाती है। ठीक है, अभी हम उसकी तरफ जाते हैं, इसके थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि इसी तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसका पॉइंटर ऑन कर देता हूँ। History of computer is a chain that runs from the ancient abacus and the any analytical engine of the 19th century through the modern computers of present age. It is generally divided into 5 generations. Each generation of computer is characterized by major technological developments of the time. अब इसके एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बताता जाऊँ ताकि आप इस पैराग्राफ को आसानी के साथ समझ सकें और आपको पता चले कि ये क्या है। अभी आपके सामने ये है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ अ चेन। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो असल में एक चेन है कि पहला जो मैकेनिकल डिवाइस था वो था बैकस। ठीक है, और आज का 5th जनरेशन कंप्यूटर यानी रोबोट्स आपके सामने है। तो इस दौरान वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट हुआ, फिर आज का 5th जनरेशन कंप्यूटर आ गया। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अ चेन, वो एक सिलसिला है दैट रन्स फ्रॉम द एंशियंट अबेकस। एंशियंट का मतलब होता है पुराना, कदीम। अबेकस वो जो पहला डिवाइस है, जो मैकेनिकल डिवाइस जो हमने बताया था, जिसमें एक वुडन फ्रेम था अबेकस का, और उसके अंदर ऐसी पैरेलल लाइंस लगी हुई थी और उसके अंदर बीड्स थे यहाँ पे, जिस तरह तस्वीर के दाने। ठीक है, जिसको स्लाइड करके इसकी ये कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ करता था। एंड द एनालिटिकल इंजन, और फिर चार्ल्स बाबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था वो भी आपके सामने पिछले लेक्चर के अंदर था कि एनालिटिकल इंजन किस मकसद के लिए था, इसको किसने बनाया। ऑफ द 19th सेंचुरी थ्रू द मॉडर्न कंप्यूटर्स, ये चेन कहाँ से स्टार्ट हुई? अबेकस से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ और टूल्स बनते रहे कैलकुलेशन के लिए। उसमें एक डिफरेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था। फिर वो 19th सेंचुरी में ये एनालिटिकल इंजन बना। फिर मॉडर्न कंप्यूटर तक वो आया और प्रेजेंट एज तक, आज के दौर तक। इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। ये जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है, वो उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 जनरेशंस में। अब ये जनरेशन क्या है कि जो उन कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर उसको तकसीम किया गया है। हर टेक्नोलॉजी एक जनरेशन है। ठीक है, तो उसको 5 टेक्नोलॉजीज के अंदर, 5 जनरेशंस के अंदर डिवाइड किया गया है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज करेक्टराइज्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर जो जनरेशन है उसमें एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई उस वक़्त, और उस हिसाब से उस जनरेशन के में वो ख़ासी चेंजिंग आई। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब अबेकस ख़त्म हुआ, एनालिटिकल इंजन बना, तो उसके बाद मार्क 1 बना। ठीक है, यूनिवेक बना, एनियक कंप्यूटर बना। ठीक है, ये सारे जो है, जो एनियक 1 है, मार्क 1 कंप्यूटर जो आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है, वो उसमें ये वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी ये वाली। ठीक है, अब आपकी एक असाइनमेंट है, आपने ये नेट से सर्च करना है कि वैक्यूम ट्यूब्स का साइज़ क्या होता था। अब देखेंगे ये काफ़ी बड़ी होती थी।
ठीक है। और एक कंप्यूटर के अंदर ये 1800 ये लगी होती, तो पूरा का पूरा घर जो था वो एक छोटा सा सर्किट बनाने के लिए उसमें ट्यूब है, इनमें हीट बहुत ज़्यादा होती थी। तो जब ये कंप्यूटर चलते थे तो उनमें कमरों के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती थी, तो उसकी कूलिंग का सिस्टम भी रखा था। सिर्फ एक कंप्यूटर होता था जो चंद एक काम करने के लिए इस्तेमाल होता था, और उसमें ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। तो वो कंप्यूटर्स जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं, और ये 1940 से स्टार्ट हुए और 1956 तक, ठीक है, ये 16-17 साल तक ये जनरेशन के कंप्यूटर प्रोड्यूस होते रहे, कंपनीज ने बनाए, और उनमें ये वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है। इसलिए वो कंप्यूटर जिनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती रही है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाए। ठीक है। अब आपकी जो असाइनमेंट मैंने बताई वो ये है कि आपने ये देखना है कि ये इस कंप्यूटर ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनका साइज़ कितना होता था, और ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी कि अगर एक कमरे में 50 लगी होती थी तो वो पूरा कमरा जो था ना हीट अप हो जाता था। फिर उसको कूल डाउन करने के लिए वो जिस तरह यूँ समझ लें कि कूलिंग एजेंट्स उस कमरे के अंदर लगे लगे होते थे, ठीक है। अभी वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो चीज़ इस्तेमाल हुई, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब्स जनरेटेड सो मच हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, दैट दे हैड टू बी कूल्ड बाय एयर कंडीशनर। तो उनको कूलिंग एजेंट्स जैसे एयर कंडीशनर है या डिफरेंट कूलिंग एजेंट्स के ज़रिए से उनको कमरों को कूल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स बर्न आउट वेरी ऑफन, जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे एनर्जी सेवर्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इससे पहले बल्ब यूज़ किया करते थे, बल्ब का फिलामेंट जल जाता था, फिर हम कहते थे कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है, जल गया है। ठीक है, तो इनमें भी ये थी कि जब ये हीट अप होती थी इनमें हीट कंट्रोलर नहीं थे, ठीक है। अब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती थी जिसकी वजह से क्या होता था, ये बर्न हो जाती थी, फिर एक नई, फिर इसको डिटेक्ट करते थे। तो ये बहुत बड़ा मसला था कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ करती है, एक तो इससे कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था, हीट प्रोड्यूस करने की वजह से एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। तो ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनका साइज़ बहुत बड़ा था क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, और इनका जो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इनमें ये प्रॉब्लम आती थी कि ये जल जाती थी, और फिर इनकी जो रिपेयरिंग थी वो बहुत मुश्किल होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स बर्न्ड आउट, जल जाया करती थी, वेरी ऑफन, अक्सर औकात, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू रिपेयर। तो ये बहुत मुश्किल होता था कि उनको रिपेयर किया जाए। एंड मेंटेन द कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स को रिपेयर करना और उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब जल जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स की जो शक्ल है ये आपके सामने है, ये पिक्चर है आपके सामने उसकी। The following are the characteristics of first generation computer। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें क्या क्या खूबियाँ थी, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी क्या थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करती थी। स्पीड वाज स्लो एंड मेमोरी वाज वेरी स्मॉल, इनकी स्पीड बहुत कम थी और मेमोरी भी बहुत कम थी। स्पीड इनकी बहुत स्लो होने की वजह यही है कि हीट अप होने की वजह से या ये जल जाती थी, जिसकी वजह से अक्सर जो कैलकुलेशन थी तो वो बहुत कम नंबर्स की हुआ करती थी। दे वर ह्यूज इन साइज, इनका साइज जो था वो बहुत बड़ा था। ह्यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़े थे। टेकिंग इंटायर रूम, के पूरे कमरे में आ जाते थे, कि एक पूरे कमरे का एक कंप्यूटर हुआ करता। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे। जाहिर बात है इतना ज़्यादा मटीरियल इस्तेमाल होता था, इतने ज़्यादा, तकरीबन 50 टन का तो है नहीं है, मार्क वन था जो, ठीक है, जो मार्क वन हमने पढ़ा था वो कितने कितने टन का था, 50 टन का। तो अब देखें 50 टन उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है तो वो कितना महंगा होगा। फिर ये इस तरह की वैक्यूम ट्यूब भी कितनी महंगी होंगी। एंड अनरिलायबल, अनरिलायबल से मुराद ये है कि ये अक्सर बर्न हो जाता था कैलकुलेशंस करते हुए, ये ना इसका जो आउटपुट है वो सही नहीं आती थी।
ठीक है। तो रिलायबल होता है जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके, अनरिलायबल जो काबिल भरोसा ना हो, जिसके ऊपर एतमाद ना हो सके। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं इनमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, इनकी स्पीड कम हुआ करती थी, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव होते थे और अनरिलायबल। ठीक है। इनका साइज़ क्यों बड़ा होता है? ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने बड़े साइज़ में बड़े क्यों? तो आपने एक सिंपल सी एक लाइन लिख देनी है, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती हैं, वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी। एक दूसरा हमने ये उस वक्त जो फर्स्ट जनरेशन में ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, इसलिए दे कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ पावर। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते थे, यूज़ करते थे, कंज्यूम करते थे पावर। मतलब बिजली पे चलते थे तो इसके लिए एक स्पेशल किस्म का ग्रिड लगाया जाता था जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। तो इसमें हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। इनकी इनपुट कीबोर्ड के ज़रिए से नहीं होती थी, पंच कार्ड्स के ज़रिए से होती थी। ठीक है। आपने नेट से ये सर्च करना है कि फर्स्ट जनरेशन के पंच कार्ड की शक्ल किस तरह की होती है। वो इस तरह की एक प्लेट होती थी सीधी, इसमें फिर क्या था, सुराख होते थे। ठीक है। तो ये सुराख जब इसमें किए जाते तो किसी तरह से ये सुराख उभरे हुए, दूसरी तरह से सुराख उभरे हुए थे। ठीक है। और फिर जब इसके ऊपर वो नीडल आती थी तो अगर तो ये सुराख था तो ये ज़ीरो होता, और अगर दूसरी तरह से ऐसे आता तो जहाँ यहाँ से ये उभरा हुआ था तो वो वन कंसीडर होता। तो वन पे वो करंट पास करता था और ज़ीरो पे वो करंट पास नहीं करता था। आउटपुट वाज obtained ऑन प्रिंट आउट्स थ्रू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। इसकी जो आउटपुट आती थी वो इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के जरिए से आती थी। इनपुट कहाँ से आती थी? पंच कार्ड के जरिए से। और प्रिंट कैसे निकलता था? इलेक्ट्रिक टाइपराइटर के जरिए से। मशीन लैंग्वेजेस वाज यूज्ड इन द कंप्यूटर। और इसमें कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूँ समझ लें कि उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी? मशीन लैंग्वेज क्या होती थी? ज़ीरो और वन। ठीक है। अभी आपने चूँकि ये पढ़ा नहीं है कि लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। और फिर ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में, तो फिर आपको मशीन लैंग्वेज असल में ये कंप्यूटर के बिल्कुल करीब होती है, 1-0 की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर येस और नो को समझता है, करंट है या करंट नहीं। ठीक है। तो वो जो कंप्यूटर के करीब तर है वो मशीन लैंग्वेज है। तो इन कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। सम एग्जांपल, ये अब एग्जांपल ये पेपर में अक्सर आ जाता है, लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसकी डिटेल क्या है कि मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। ठीक है। मिनी से मुराद नहीं कि छोटा कंप्यूटर नहीं, ये फिर जब आप नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इससे आगे तो उसमें मेन फ्रेम्स भी हैं, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। वो सारे हम पढ़ेंगे। ये असल में उसकी पावर होती है, ताकत है कि एक सेकंड में वो कितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है। तो कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स कौन सी? एनियक। एनियक ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। एनियक कंप्यूटर का नाम है। यूनिवैक, यूनिवर्सल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। ये यूनिवर्सल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आईबीएम, ये आपने पढ़ा था कि ये जो बिजनेस मशीन वालों का है, इंटरनेट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वालों का, तो उनका एक कंप्यूटर था, उसका नाम है IBM 604। तो वो भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, क्योंकि इन सब कंप्यूटर्स के अंदर ये इस्तेमाल हुई है वैक्यूम ट्यूब। मार्कोन आप पढ़ चुके हैं। एंड एडसेक, एडसेक से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कंप्यूटर का नाम है। तो ये पेपर में बेटा ये आएगा कि एनिक से क्या मुराद है, यूनिवेक से क्या मुराद है,
एडसेक से क्या मुराद है? ये वो कंप्यूटर्स हैं जिनमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल है, इसलिए इनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। इन 1947 में थ्री साइंटिस्ट, अब ये साइंटिस्ट के नाम है विलियम शॉकले, जॉन बर्डी एंड वाल्टर ब्रेटेन, इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स। इन्होंने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। असल में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उसका साइज बड़ा आता था, और वो यूं समझ लें कि 20-25 किलो की हुआ करती थी, ठीक है, और उसका साइज भी बड़ा होता था। आपका जो बैग है ना, इससे भी बड़ा साइज होता था, ठीक है। आप स्कूल में जो बैग लेके आते हैं ना, इससे डबल साइज की हुआ करती थी। लेकिन ये जो वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ये इस्तेमाल होनी चाहिए, इसका साइज बहुत कम है। यूं समझ लें कि ये आपकी हथेली के ऊपर आ जाती है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये ट्रांजिस्टर है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना 10th की गालबन, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, तो ये सारा उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर, अब जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई थी, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, वो कंप्यूटर जिनके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होता रहा है, ठीक है, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और ये 1956 से स्टार्ट हुआ और 1963 तक ये ट्रांजिस्टर यूज होते रहे। इस तरह जितने भी कंप्यूटर बने उनमें ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए। ट्रांजिस्टर्स फंक्शंस लाइक अ वैक्यूम ट्यूब। अब ट्रांजिस्टर किसकी जगह पे इस्तेमाल हुए? वैक्यूम ट्यूब। और जो फंक्शन वैक्यूम ट्यूब का था वही फंक्शन किसका है? इस ट्रांजिस्टर का है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का वही फंक्शन था जो एक वैक्यूम ट्यूब का था। वैक्यूम ट्यूब का साइज बड़ा था, ठीक है, ट्रांजिस्टर का साइज छोटा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि वो जहाँ पे एक कमरे के अंदर 20 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, तो एक हथेली के ऊपर जो है ना वो 20 ट्रांजिस्टर लग गए। तो इतना बड़ा साइज कम हुआ, कमरे से छोटा हुआ, और एक हथेली तक का वो सर्किट आ गया, ठीक है। लेकिन क्या था कि वो कई कमरों में वो वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, ठीक है। तो उस साइज कम होने की वजह से साइज भी कम हुआ, फिर ये बिजली भी कम इस्तेमाल करते थे, इसकी कीमत भी कम है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का कंपैरिजन जब आप करेंगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो साइज में कम थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज क्या था? कम था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो महंगे थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो सस्ते थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो थे वो सस्ते थे और वैक्यूम ट्यूब्स क्या थी? महंगी थी। इसमें कूलिंग एजेंट नहीं लगते थे, क्योंकि ये हीटअप नहीं होता था इतना, ठीक है, और उसमें कूलिंग एजेंट लगते थे। तो ये आपने कंपैरिजन खुद करना है, इसमें से और भी पॉइंट निकाल के उसका कंपैरिजन फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कंपैरिजन स्टेटमेंट्स बिटवीन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर्स वाज फास्टर, ट्रांजिस्टर क्या था? फास्टर, ठीक है। और ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थे इसको उन्होंने रिप्लेस किया, सेकंड जनरेशन में ये यूज हुआ। मोर रिलायबल, जाहिर बात है ये जब जलते ही नहीं थे तो ये ज़्यादा रिलायबल थे। वैक्यूम ट्यूब जल जाती थी, रिलायबल नहीं थी, कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता था। स्मॉलर, ये स्मॉल थे, एंड मच चीपर, और बहुत सस्ते थे देन वैक्यूम ट्यूब। देयरफॉर अगर आप पेपर में यही क्वेश्चन आता है ना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये इनमें से ये सस्ते क्यों थे, तो आपने कहना था, आपने कहना है, लिखना है उसमें कि ट्रांजिस्टर्स आर very cheaper as compared to vacuum tubes. Therefore, the price of second generation computer is less than the first generation computer. ठीक है। और अगर कहें कि वो स्पीडी ज़्यादा थे और ये स्पीडी ज़्यादा है, तो आपने कहना कि ये स्पीडी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या इस्तेमाल होता था? ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था। तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा स्पीडी थे, मोर लायबल थे, ज़्यादा इसमें चूँकि वो बर्न नहीं होते थे, जल जाते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। स्मॉलर हैं साइज में, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब उनका साइज ज़्यादा होता था और इनका साइज क्या है? कम है। The following are characteristics of second generation computer. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के ये है, ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये तो जाहिर बात है, सेकंड जनरेशन
की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे क्या इस्तेमाल होते थे, ट्रांजिस्टर यूज। ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी। इससे इसकी मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ गई और उसकी, अब देखिए जहाँ पे 20 लगी हैं, क्या नाम लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स, तो 20 में स्टोरेज स्पेस आ जाती है, या यूँ समझ लें कि जिस जगह पे स्टोर करना है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा चिप्स लगा के, ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा के चिप्स तो नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ होंगी, ठीक है। तो उससे इसकी मेमोरी भी बढ़ गई, साइज़ भी कम हो गया और इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई। कंप्यूटर्स became more reliable. अब चूंकि जलते नहीं थे ज़्यादा, ये काबिल भरोसा हो गया एंड चीपर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड्स रीडर्स, ठीक है, तो ये भी पंच कार्ड यूज किया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स यूज होती थी, ठीक है। अब पुराने ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले यूं समझ लें, या 15 साल पहले की बात है, तो गाने सुनने के लिए वो एक, या कोई म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए क्या होता था, टेप्स यूज होती थी। उसके अंदर एक कैसेट डालते थे, उसके अंदर वो, उसको रील बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है, उसको इंग्लिश में मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। तो मैग्नेटिक की वजह से उसकी इनपुट, जो उसके ऊपर आउटपुट होती थी, वो रीडर जो था उसको इनपुट लेता था और उसको मैग्नेटिक सिग्नल्स को फिर साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक टेप्स जो है, इसको भी आपने सर्च करना है, मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं, ठीक है, इनसे इनपुट लेता था, मैग्नेटिक डिस्क से भी इनपुट लेता था, ठीक है। और फिर प्रिंटर्स इसमें यूज हुए, ठीक है, जैसे आजकल प्रिंटर यूज है, लेकिन उस वक्त वो दूसरे थे, स्ट्राइकर वाले प्रिंटर थे, ठीक है। अब इनपुट के लिए 5 कार्ड रीडर्स होते थे, मैग्नेटिक टेप्स होती थी, इन्हीं के ऊपर आउटपुट भी दी जा सकती है। इनपुट भी यहाँ से ली जा सकती है और यहाँ से आउटपुट भी ली जा सकती है। यूँ समझिए कि सीडी के ऊपर, हम सीडी से रीड भी कर सकते हैं, सीडी के ऊपर राइट भी कर सकते हैं। जो बाजार से सीडी मिलती है, तो आप अपने सीडी राइटर में उसको उससे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक टेप दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, मैग्नेटिक डिस्क भी इसीलिए इस्तेमाल होती है। प्रिंटर्स में सिर्फ आउटपुट होती थी। Assembly languages was used in this computer। उनमें क्या है, कौन सी यूज होती है, मशीन लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज तो बिल्कुल ही 1-0 की फॉर्म में, एक प्रोग्राम लिखने के लिए महीनों लग जाते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है ना, वो क्लोज टू ह्यूमन है। और ये कन्वर्ट होती थी, असेंबली लैंग्वेज फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती थी, और फिर वो कंप्यूटर्स की ज़ुबान को समझता है। असेंबली लैंग्वेज में छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। जैसे ही आप असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये कंप्यूटर की एक ज़बान है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं। वाज यूज्ड इन दिस कंप्यूटर, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती थी इसको प्रोग्राम करने के लिए। वो कौन सी थी, फोर्ट्रान, कोबोल वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसको ह्यूमन आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर को जो समझ लगती है 1-0 की फॉर्म है, वो हमें समझ नहीं लगती, ठीक है, इसलिए वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इस बुनियाद के ऊपर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमें समझ लगती है आसानी के साथ, और लो लेवल को कंप्यूटर को समझती है। अब जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, मिसाल के तौर एक प्रोग्राम है हाई लेवल में, ठीक है, और कंप्यूटर को लो लेवल की समझ लगती है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लो लेवल में। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने वाले होते हैं लो लेवल, तो ये इंटरप्रेटर भी होते हैं और कंपाइलर भी होते हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर यूनिवेक 2। जो यूनिवेक 1 था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। IBM 7030, IBM 70 7780 एंड 7090, ये IBM के तीन कंप्यूटर थे। ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में थे, इनमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था, ये वाला ट्रांजिस्टर। NCR 300 सीरीज, जनरल इलेक्ट्रिक GE 635 एंड कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC
6 और कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर जो कोमा सेपरेटेड है, ये कोमे तक एक है, इस कोमे तक दूसरा है, ये कोमा, ठीक है, ये IBM के तीनों, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं, इनको जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनकी एग्जांपल भी आपने देख ली। अब आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती है और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। अब थर्ड जनरेशन की तरफ आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है, इनमें अब ट्रांजिस्टर खत्म हो गए, अब क्या हुआ, आईसीज यूज हुए, आईसीज यूज हुए, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए, और ये 1963 से 1971 तक इस्तेमाल होते हैं। तो जिन कंप्यूटर्स के अंदर आईसीज इस्तेमाल हुए प्रोसेसिंग के लिए समझ लें या उनको बनाने में, तो वो क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिनमें यूज हुई हैं, वो क्या कहलाते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का, आज नॉन एज सेमी कंडक्टर चिप्स। आईसीज का दूसरा नाम क्या है, सेमी कंडक्टर चिप्स। तो जिनमें से करंट गुजर जाए सारे का सारा, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम में, कॉपर में, सिल्वर में, ठीक है, और गोल्ड में, इनमें से करंट गुजर जाता है, ये कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिनमें करंट बिल्कुल ना गुजरे, जैसे लकड़ी में से नहीं गुजरता, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें आधा करंट गुजरता है आधा नहीं गुजरता, अब यूं समझना, ठीक है, तो वो सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, जर्मीनियम और सिलिकॉन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और भी आप जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, तो वो आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा कि ये आईसीज किन चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। ये आईसीज की शक्ल है, ये इस तरह एक आईसी ये वाला बना हुआ, हर आईसी का एक नाम है, कोड है, हर एक के फंक्शन है, ठीक है। अब इतनी सी आईसी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो है ना, इसके अंदर आप यूँ समझ लें कि ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसलिए रजिस्टर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का पहले वैक्यूम ट्यूब था, तो साइज बड़े होते थे, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर ने ली, तो ट्रांजिस्टर से उसका साइज और कम हो गया। अब जहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होते थे, अब 1000 ट्रांजिस्टर यूज होते थे, अब उसकी जगह पे एक आईसी चीज छोटी सी ला दी, तो फिर क्या हुआ, साइज और कम हो गया, स्पीड और ज्यादा हो गई, बर्निंग रिलायबिलिटी बढ़ गई, बर्निंग कम हो गई, इसकी एक्सपेंशन जो है, सॉरी, इसका जो एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव होना वो कम हो गया, ये चीपर होते गए, सस्ते सस्ते होते गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होनी शुरू हुई। पहले एक कंप्यूटर को बनाने में फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री एक माह में 2 कंप्यूटर बनाती थी, अब ये आईसीस की वजह से एक माह में 10 कंप्यूटर बनाने शुरू हुए, तो उनकी 5 से 10 गुना जो कैपेसिटी बनाने की बढ़ती हुई, ठीक है। अब आईसी जब यूज हुए, तो इसका साइज कंप्यूटर्स का और कम हो गया, वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन, आईसी वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की जगह पर इन्होंने आईसी चिप्स वर डेवलप्ड इन अर्ली 1960 1960 में बनी, लेकिन ये बाकायदा तौर पर 1962 में यूज होना शुरू हुआ। 1963 में जब पहला सिस्टम बना, कंप्यूटर बना, तो उसमें ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे। A single IC chip contains a large number of transistors, यानी कि इसके अंदर large no thousands of transistors इसके अंदर लगे हुए हैं, इससे भी ज्यादा। IC chips increase the power and decrease the cost। IC chips ने इनकी ताकत को बढ़ा दिया, कंप्यूटर की ताकत क्या होती है कि उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, ये उसकी मेन चीज़ है कि उसकी कि एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को जल्दी याद करता है, रिलायबल कितना है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कंप्यूटर की पावर को काउंट करने के लिए। आईसी चिप्स इंक्रीज द पावर एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, अब इसकी कीमत भी कम हुई। इन्वेंशन ऑफ आईसी चिप्स वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब कंप्यूटर जहाँ पे 20 साल लगते थे नया कंप्यूटर आने के लिए, अब ये सालों के अंदर कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी चेंज होना शुरू हुई। इन एडवांसिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईसी चिप्स आर शोन इन फिगर, ये फिगर है, इसमें आप देखें शक्ल इसकी नजर आ रही है आपको, ठीक है। आपने डिफरेंट और भी सर्च करके दें। द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन computers used IC chips. IC chips improve the speed, but they are better than the second generation computer.
as compared to speed, as compared to memory, and as compared to their processing power. Computers consume less electricity. जाहिर बात है, thousands ट्रांजिस्टर ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे और एक आईसी कम यूज़ करेंगे. बिकेम स्मॉलर, साइज भी कम हो गया इनका, चीपर सस्ते भी हो गए, एंड मोर रिलायबल और ज़्यादा काबिल भरोसा हो गए देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से बेहतर थे, तो लिहाजा ये थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों से बेहतर है. कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज, पहली दफ़ा ये कीबोर्ड और कंप्यूटर यूज हुए इनपुट के तौर पर और आउटपुट के तौर पर. कीबोर्ड इनपुट के तौर पर और मॉनिटर आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल हुआ. अब इसमें समझ लगी कि पहले पंच कार्ड यूज होते थे, मैग्नेटिक टेप यूज हुआ करती थी इनपुट के तौर पर और आउटपुट के तौर पर. ठीक है. की टाइपराइटर जो पहले में इस्तेमाल होता था जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में प्रिंटर आ गए. दीज कंप्यूटर्स कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन. अब एक कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो सकती हैं. ठीक है, एक वक्त में तो नहीं, लेकिन जैसे कि अगर कोई गेम है तो गेम चल रही है, कोई टाइपिंग की है तो टाइपिंग की लहर होगी. लेकिन आजकल जो कंप्यूटर्स में एक वक्त में आप डिफरेंट काम कर सकते हैं और एक कंप्यूटर को कई कंप्यूटर अप्रोच कर रहे होते हैं और उसके ऊपर अपने डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और वो कंप्यूटर सबको क्या कर सर्विसेज दे रहा होता है, इसलिए वो सर्वर कंप्यूटर्स कहलाते हैं. ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है सर्वर का जो इस पूरे सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है. सम एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर Borov's 6700, IBM System 360, System 3 and Control Data Corporation 3300 and 6600 कंप्यूटर. ये किनकी एग्जांपल है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की. और इसकी ये टिटबिट है, आप ये देखिएगा. यू नो इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. इंटेल ने ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया. द इंटेल 4004 इन नवंबर 1971. तो जब ये 97 में ये ख़त्म हुआ तो 71 में उन्होंने फोर्थ जनरेशन के लिए कर. अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? ट्रांजिस्टर ख़त्म हो गए, माइक्रो प्रोसेसर यूज होना शुरू हो जाएगा. अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं जब हम, तो फोर्थ जनरेशन इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है, ये चिप्स हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं. हैविंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये एक छोटी सी चिप है और इसके अंदर मिलियंस, मिलियंस मीन 10 लाख से ज्यादा इसके अंदर ट्रांजिस्टर है. ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर किसकी जगह प्लेस हुआ? वैक्यूम ट्यूब की जगह पे. ठीक है, इसके अंदर आईसीज भी लगे हुए हैं. ठीक है, डिफरेंट. और इसके अंदर जनाब आप यूं समझें कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे किसने जगह ली? ट्रांजिस्टर्स ने, और ट्रांजिस्टर की जगह आईसीज ने ली. ठीक है, तो अब इसके अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं. यानी कि इतना बड़ा साइज जो है ना कम हो गई, ये आपका जो प्रोसेसर है आपकी हथेली के ऊपर आ जाता है. वर डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर्स was also developed in fourth generation of computer. हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. A microprocessor is a single chip that can handle all the processing of a computer. अब इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग ये कंट्रोल कर रहा होता है. The following are the characteristics of fourth generation computer. Microprocessors was developed which resulted in the development of microcomputers. ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो असल में माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट. ये सबसे ज़्यादा फास्ट थे थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन से. हैविंग लार्ज स्टोरेज, इनकी कैपेसिटी बढ़ गई, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी. एंड यूज एडवांस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. अब ये जो कंप्यूटर थे अब इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर थंब के ज़रिए से इनपुट दे सकते हैं, वॉइस रिकग्निशन के ज़रिए से आप इसको इनपुट दे सकते हैं. ठीक है, फेस के ज़रिए से ये यूज़ कर रहे हैं.
तो इनपुट डिफरेंट तरीकों से, सिर्फ कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से नहीं दे सकते। आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट से कोई चीज़ के तो बारकोड रीडर है, वहाँ से इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से आप ये इसको इनपुट मिलना शुरू होगी। माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर, बहुत कम, ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता है। ये जो आप कंप्यूटर आजकल ये यूज़ कर रहे हैं ना, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है एंड आर अफोर्डेबल, और इनको आप आसानी के साथ खरीद सकते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज इन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर्स में गेम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट और किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपके बैंकिंग सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, डिफरेंट चीज़ें आप इस सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। पहले जो कंप्यूटर थे उनमें कमांड के ज़रिए से कंप्यूटर को इनपुट दी जाती थी, उसको समझाया जाता था, लेकिन अब क्या था, यूज़र इसके साथ जब इंटरेक्ट करना शुरू हुआ है तो अब उसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल आ गया है। फ़ोल्डर का आइकन बना हुआ है, कंप्यूटर का आइकन बना, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, पहले कमांड के ज़रिए से होता था, ठीक है। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि GUI क्या चीज़ होता है और CLI क्या होता है, ठीक है। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ों का अभी टॉपिक नहीं है, तो ये नेक्स्ट मैं किसी जगह पे ना आपको इसका समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। विद एग्जांपल समझाऊंगा आपको, अच्छे तरीके से उसकी समझ भी लग जाएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे इसमें, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सन सोलारिस है, जैसे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो GUI मोड में था, ठीक है। These computers support multimedia software that combine text, image, sound, video। आप देखिए आप अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप भी कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी ले सकते हैं, आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, उनमें ये सारी फैसिलिटी। These computers support modern programming language, इसमें मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है, सच है विजुअल बेसिक, C++, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके जरिए से हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। जावा एंड पाइथन, ठीक है। अच्छा, ये आपने जब भी कुछ सीखना हो ना तो सी से स्टार्ट कर लें, पाइथन से स्टार्ट कर लें, जावा स्टार्ट कर लें, ये सारी इन लैंग्वेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और पाइथन जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है इसकी मांग है अभी, ठीक है, और ये फ्यूचर है इसका पाइथन का। Fourth generation computers support large variety of portable and wireless input devices। देखिए USB भी आपने, पोर्टेबल ये वो होती है जिनको आप आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे आप इसके साथ USB लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आउटपुट डिवाइस स्पीकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो वायरलेस डिवाइसेस इसके साथ लग जाती हैं, आप अपने कंप्यूटर से वायरलेस के थ्रू काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेल पेंटियम सीरीज, पेंटियम 1 था, पेंटियम 2 था, पेंटियम 3 था, पेंटियम 4, फिर ठीक है पेंटियम की सीरीज थी, ड्यूल कोर आया, फिर कोर टू डू आया, कोर आई थ्री, कोर आई फाइव, कोर आई सेवन, ठीक है। और ये इसमें भी कोर आई थ्री में फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फिर कोर आई फाइव में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है, और ये जनरेशन के हिसाब से चल रहा है। कोर आई सेवन भी इसी तरह, एंड AMD एथलॉन ये भी एक सीरीज है, ठीक है। ये कंप्यूटर है जिनमें ये माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM ThinkPad सीरीज, HP Pavilion सीरीज, Dell Inspiron series and Apple's MacBook Pro and MacBook Air series, ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं और इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। अब तो माइक्रो प्रोसेसर भी डिफरेंट में आ गया, 2 लेयर्स में है, मल्टी जो है वो सपोर्ट करता है, फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए मल्टी लेयर्स को यूज करता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है इसके ऊपर, लेकिन आपने बस ये समझना है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है फोर्थ जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या यूज होता है वो चेक कर लेते हैं, वॉइसेस यूज होते हैं फोर्थ में,
माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, LSI और VLSI। नेक्स्ट जाते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और ये अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिफ्थ जनरेशन भी स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर लोग अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इसके ऊपर लोग आ रहे हैं और आस्ते आस्ते विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years जो है ना, ये काफ़ी इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। और आप लोगों ने भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ना तवज्जो देनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना है। और 2030 तक जो मुल्क एआई में सरबराह होगा, एआई में जो कमांड जिसकी होगी वही दुनिया की कमांड करेगा। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट ज़राए के ज़रिए से, रिसोर्सेज के ज़रिए से मुझे पता चलता है, वो भी मैं आपकी तरफ कन्वे करूँगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो अभी से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। मतलब 5 साल 10 साल पीछे अगर चले जाएं तो वहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, तो प्रेजेंट टू भी आए, अब भी ये बहुत आगे तक फिफ्थ जनरेशन जाएगी। The goal of the fifth generation of computer is to develop devices that can understand natural languages। आप रोबोट से बात करते हैं ना तो आपको जवाब भी देता है, ठीक है। उनमें थिंकिंग पावर भी होती है। फोर्थ जनरेशन तक किसी भी कंप्यूटर के पास थिंकिंग पावर नहीं थी, खुद नहीं सोचता था। लेकिन अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इनकी जो है वो कंप्यूटर्स की थिंकिंग पावर आनी शुरू हो गई है। दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर कंप्यूटर डेवलपर्स एंड प्रोग्राम टू डिजाइन सच अ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर फॉर देम। अब ये क्या है, अब छोटे छोटे मॉड्यूल जो है ना वो एआई की बेस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनना शुरू हुआ। डीप लर्निंग है एक मॉड्यूल है, एक कैटेगरी है एआई की, ठीक है। फिर कंप्यूटर विजन आ चुका है, कंप्यूटर खुद सोचता है, थिंक करता है, फिर वो डिसीजंस लेता है, फिर आपको डिसीजंस बताता है, ठीक है। मैंने आपकी असाइनमेंट में रखा है, सूफिया रोबोट है, उसको आपने नेट पे सर्च करना है, कुछ लिंक्स मैंने दिए हैं वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। जब भी ये यूज होगा ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एआई विल मिनिमाइज द नीड टू राइट प्रोग्राम्स। अब इससे क्या, प्रोग्राम लेकर कंप्यूटर खुद दूसरे कंप्यूटर को, ये ह्यूमन नेचर की तरफ लेके जा रहे हैं कंप्यूटर्स को, वैसे ही जैसे ह्यूमन बना हुआ है वैसे ही इसके करीब करीब तक ले जाए, ताकि उसकी जिस तरह इंसान खुद प्रोग्रामिंग करता है ना, कंप्यूटर खुद प्रोग्रामिंग करना शुरू हो, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, उसके लिए इशू भी नहीं होगा, उसमें से सिर्फ चिप इंस्टॉल करनी होगी, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना शुरू कर देगा। These computers will allow user to give commands in natural language such as English। ये आप में इंग्लिश में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, ठीक है। ये आपकी सिस्टम में सर्व करेंगे, ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आएंगे। Examples of fifth generation computers are robots एंड एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम्स के बारे में जो है वो बताता हूँ। ये जिस तरह हमारे कोई यूँ समझ ले कि ये किसी खास मकसद के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। रोबोट्स तो डिफरेंट पर्पस होता है इसमें, लेकिन उसमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं और वो एआई को यूज़ करते हुए उस मकसद को पूरा करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर रोबोट्स और एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर भी मैं आपको पूरा एक लेक्चर दूंगा। अभी बेटा जो कंप्यूटर्स की हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया फाइव जनरेशन के अंदर, तो ये टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर हमने तकसीम किया, ठीक हो गया। तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए, तीसरे में आईसीज इस्तेमाल हुए, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में हम कंप्यूटर को थिंकिंग पावर दे रहे हैं, सोचने की सलाहियत दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की ताकत दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो इनका में कंपैरिजन आपको लिखने के लिए आ जाएगा। हम भी बताएं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के दरमियान कंपैरिजन लिखें, तो आपने वो लिखना है, ठीक है। कि फर्स्ट जनरेशन में ये चीज़ इस्तेमाल, सेकंड जनरेशन में ये इस्तेमाल होती थी। फर्स्ट जनरेशन वाले सस्ते थे या सेकंड जनरेशन वाले सस्ते थे, फर्स्ट जनरेशन वाले ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं या सेकंड जनरेशन वाले ज़्यादा यूज़ करते थे, उनमें ज़्यादा मेमोरी थी या इनमें ज़्यादा मेमोरी थी। तो आपने इस तरह कंपैरिजन करके लिखना है। अब असाइनमेंट है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। ये असाइनमेंट है, आपने इनको
सर्च करना है और कॉपियों के ऊपर लिखना है, नोटबुक्स लाजमी बनानी है आपने, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ है, ये मैं लिंक आपको शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, और कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह हम जो देंगे उसके ऊपर वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, पहला हमारा इंट्रोडक्टरी था, ठीक है। दूसरा हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स था, तीसरा हमारा ये है, चौथा ये वाला होगा, फिर इसका हम पूरा चैप्टर इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।